साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों, अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक जानकारी मैं आपको प्रेषित करता रहूं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स में अनरेगुलेटेड और रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स क्या होती है और अगर उसका वायलेशन हो तो क्या सज़ा की प्रावधान है। आज के इस वीडियो में कुछ और जो स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनकी चर्चा करेंगे, जिसके बारे में जानना हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जिसका पैसा किसी अनरेगुलेटेड स्कीम्स में फंस गया है और उसको अब समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगा। तो सरकार ने इसके लिए क्या स्पेसिफिक प्रावधान इस एक्ट में बनाए हैं, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। साथियों, ये जो एक्ट बना है, जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था, इसका स्पेसिफिक पर्पज़ है कि अनरेगुलेटेड स्कीम्स यानी जो चिटफंड कंपनियां हैं या कुछ सोसाइटी है जो किसी लालच में लोगों का पैसा अपने यहाँ जमा करवा लेते हैं और उसके बाद रातों रात अपनी ऑफिस बंद करके चले जाते हैं, उनको बैन करना और लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ा इसका पर्पज़ है। और इसी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ स्पेसिफिक प्रोविज़न बनाए हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा प्रोविज़न इसमें यह है कि इसमें डेजिग्नेटेड कोर्ट बनाने का एक प्रावधान पहली बार किया गया है, जिसमें ये कोर्ट यानी कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो कंसर्न गवर्नमेंट है वो अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके इस तरह के स्पेसिफिक कोर्ट डेजिग्नेट करेगी जो इस एक्ट में जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है उनके केसेस की सुनवाई करेगी। और ये कोर्ट सेशंस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर कोर्ट होगा और उसको वो सारी पावर्स होंगी जो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को और सेशन कोर्ट को होती है। ये इस स्पेसिफिक प्रोविज़न है। उसके अलावा साथियों, सेक्शन 12 में जो डिपॉजिटर्स के क्लेम है उसको प्रायोरिटी देने के लिए और सेक्शन 13 में जो अटैचमेंट होता है प्रॉपर्टीज़ का, उस अटैचमेंट को भी डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए प्रायोरिटी देने के प्रावधान किए गए हैं। सेक्शन 12 में ये स्पेसिफिकली कहा गया है कि अगर कोई अटैचमेंट होता है डिपॉजिटर्स के लिए तो जो डिपॉजिट टेकर्स है उनकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होने के बाद जो सेल प्रोसीड होगी, जो पैसा मिलेगा, उसमें सबसे पहले निपटारा जो डिपॉजिटर्स है जिनका पैसा फंस गया है उनको पेमेंट करने में होगा। और उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो वो पैसा जो डिपॉजिट टेकर्स है वो सरकारी देनदारियों को चुकाने में लगाएगा। यानी जो एक सामान्य कानून है कि जब भी इस तरह का प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होता है उसमें गवर्नमेंट की देनदारियों का पेमेंट पहले किया जाता है और कुछ पैसा अगर बचता है उसका निपटारा जो क्लेमेंट है उसको देने में किया जाता है। लेकिन इस एक्ट में ये स्पेसिफिक प्रोविज़न किया गया है कि प्रायोरिटी जो डिपॉजिटर्स हैं उनके क्लेम को सेटल करने के लिए लगाई जाएगी, न कि सरकार की देनदारियों में। इसी तरीके से आगे जो सेक्शन 13 है उसमें भी ये स्पेसिफिक प्रावधान कर दिया गया है कि अगर कोई अटैचमेंट होता है तो वो अटैचमेंट इस पर्पज़ से प्रायोरिटी पे होगा क्लेमेंट के लिए कि उस अटैचमेंट में पहले जो डिपॉजिटर्स हैं उनके क्लेम को प्रायोरिटी देने के लिए अटैचमेंट किया जाएगा, न कि सरकार के देनदारियों को देने के लिए अटैचमेंट। ये दो स्पेसिफिक प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा एक ये भी प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो बिज़नेस शुरू करता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस तरह की इंटीमेशन दे कि वो किस तरह का बिज़नेस इसमें करता है। इसके अलावा साथियों, इसमें ये और एक प्रावधान किया गया है जो सेक्शन 33 में है। सेक्शन 33 में ये स्पेसिफिक कहा गया है कि अगर कोई भी न्यूज़पेपर अगर अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम से रिलेटेड कोई गलत जानकारी या एडवर्टीज़मेंट देता है और बाद में ये मालूम चलता है कि उसने कोई गलत एडवर्टीज़मेंट उसमें पब्लिश कर दिया है, तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो दोबारा उसका खंडन करे और खंडन करने के साथ साथ उसको उसी तरह से पब्लिश करे जिस तरह से उसने
उस स्कीम को चलाने के लिए पब्लिकेशन किया है। तो ये एक स्पेसिफिक प्रावधान इसमें और किया गया है। इसके अलावा साथियों एक और स्पेसिफिक प्रोविज़न इसमें है, वो ये है कि इस एक्ट में जो वायलेशन ऑफ रूल्स हैं उसके पनिशमेंट के लिए जो पुलिस अथॉरिटीज़ को जो पावर दी गई हैं वो पावर्स कॉग्निजेबल ऑफेंस मान करके दी गई हैं। यानी पुलिस अगर चाहे तो बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और ये जो ऑफेंस है इस एक्ट में वो नॉन अवेलेबल ऑफेंस हैं, यानी उसमें जमानत नहीं दी जा सकती। तो साथियों ये कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस थे जो डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक तौर पर बनाए गए हैं। और इनका उद्देश्य ये है कि इन प्रोविजंस की वजह से इस तरह के ऑफेंसेस में कम से कम बढ़ोतरी हो और जो डिपॉजिटर्स हैं उनको इससे राहत मिले। तो साथियों इन सब प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति को जो भी इन्वेस्ट करता है उसको ये ध्यान में रखना चाहिए। और साथ ही साथ जो डिपॉजिट लेते हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये स्पेसिफिक एक्ट बन चुका है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि राजस्थान एक पहला ऐसा स्टेट है जिसने एक नोटिफिकेशन निकाल के इस तरह के केसेस की सुनवाई के लिए कोर्ट डेजिग्नेट कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो प्रैक्टिकल इशू है वो ये है कि चूंकि इसमें संसाधनों की कमी है और इन कोर्ट्स ने अभी तक ठीक तरीके से सुनवाई शुरू नहीं की है, इसलिए कितना बेनिफिट इस तरह के निवेशकों को मिलेगा ये आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। दूसरी बात ये है कि इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केस को निपटाने के साथ साथ इसकी अपील फिर हाई कोर्ट में और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो चूंकि हालांकि इसमें प्रावधान है कि जो भी अटैचमेंट की कार्रवाई है वो 180 दिन में कंप्लीट करेंगे, लेकिन इन सब प्रावधानों के होने के बावजूद भी बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। इसलिए कितना बेनिफिट इस तरह के कोर्ट्स को मिलेगा इसके बारे में भी सरकार को कुछ इसमें स्पेसिफिक प्रावधान करने चाहिए ताकि जल्द से जल्द इस तरह के केसेस का निपटारा हो सके। तो साथियों आज की जानकारी सिर्फ इतनी। आगे इसी तरह के टॉपिक पे मैं आपको और वीडियो प्रेषित करता रहूँगा। धन्यवाद।